स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए फटाफट से। एक मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया बच्चा, बताइए। रिसर्च के भी 2 क्लासेस हैं बेटा, कल और परसों, उसके बाद दे देंगे। रिजल्ट के बारे में क्या ही कह सकते हैं बेटा, अभी तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हुए। जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, देखो इसकी कल ही क्लास हुई है। उसके अलावा आप फाउंडेशन कोर्स को जाके देखिए, उसमें मैंने सब पढ़ा रखा है। एक बार फाउंडेशन कोर्स को जाके चेक कीजिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। जो 4th क्लास है वो आप लोगों की डाउट क्लियरिंग सेशन है। अपडेट्स ऑप्शन में आप लोगों को डाउट्स के लिए एक लिंक दे दिया है, उसके अंदर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। उस क्लास में आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। चलिए यहां पे आते हैं। कल हम इस चीज को समझ रहे थे, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो लेवल होता है या सबसे पहली जो अप्रोच होती है टीचिंग के लिए, वो कौन सी है? अथॉरिटेरियन होती है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या हुआ? जहां पर सारा कंट्रोल टीचर का ही होता है। मेमोरी लेवल की बात की जाती है, एक तरीके से टीचर सेंटर अप्रोच होती है, जहां पर जो कुछ भी किया जाता है टीचर के द्वारा किया जाता है। डेमोक्रेटिक है, वो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होनी शुरू हो जाती है, क्लासरूम में इंटरेक्शन होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से ये थॉटफुल टीचिंग होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स होता है, वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है और टीचर को क्रिटिसाइज भी कर सकता है। और यहाँ पर सिर्फ डिसिप्लिन को इंसिस्ट किया जाता है जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो। उसके बाद लेस फेयर एटीट्यूड कौन सा होता है, जिसको आप रिफ्लेक्टिव लेवल बोल देते हो। ये सबसे लास्ट वाला लेवल होता है, सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल होता है। सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल होने का मतलब कि यहाँ पर नो डाउट टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? इस लेवल पे आके टीचर का मेन रोल होता है। और यहाँ पर आपका जो पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। किस पे होता है? पूरे का पूरा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। आप इस जगह पे आके क्या करना शुरू कर देते हो? जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। अब तो हमारे पास 3 अलग-अलग वर्ड्स होते हैं। एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लर्निंग होता है। देखो जो एम होता है ना, ये आप लोगों का गोल होता है। गोल का मतलब क्या होता है? वो एंड रिजल्ट जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है? एट द एंड ऑफ होल प्रोसेस, ठीक है? जो भी आपका अल्टीमेट एम है। जैसे जेआरएफ वो आप लोगों का एम है। जेआरएफ आप लोगों का क्या है? एम है। उसके लिए फिर आप छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव बनाते हो, सोचते हो कि आज हम कितना पढ़ेंगे, आज हम कितना पढ़ेंगे, ठीक है? तो डेली बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो और उनको आप कंप्लीट करते जाते हो डेली बेसिस पे। वो आपके क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है? व्हेन देयर इज अ परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज आ जाता है जब आप लोगों के बिहेवियर में। जब आपके बिहेवियर में क्या आता है? परमानेंट चेंज आता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज। मतलब आप वो चीज सीख चुके हो, आप वो चीज सीख चुके हो और उस चीज को आप अपनी आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी है। एबीसी पहले आप लोगों को नहीं आती थी, जब आप छोटे थे, फिर आप एबीसी सीखे, धीरे-धीरे आप फिर वर्ड्स लेटर्स बनाना सीखे, धीरे-धीरे आप लोगों को इंग्लिश आनी शुरू हो गई। तो उससे आपके बिहेवियर में चेंज आया, क्योंकि वो आपके बिहेवियर का परमानेंट हिस्सा बन चुका है। ऐसा तो नहीं है कि कल सुबह उठोगे और आप एबीसी भूल जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे आप सुबह उठे आपको याद ही नहीं है कि एबीसी क्या होती है, मुझे तो याद ही नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दैट। लर्निंग का मतलब होता है जब परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में आता है। तो टीचिंग के जो कंटीन्यूम होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है जो आपके बिहेवियर को चेंज करता है। बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और आप लोगों की कंडीशनिंग की जाती है। और दूसरा जब आपके बिलीफ और नॉलेज को चेंज किया जाता है, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन और साथ में इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है। अब ये छोटी-छोटी टर्म्स हैं जिसको बेस बना के आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है और इंडोक्ट्रिनेशन क्या होती है। अब हमें इसी चीज को समझना है। चेंज बिहेवियर का मतलब देखो अल्टीमेटली जो आपके बिहेवियर का पर्पस हुआ, मतलब आपके बिहेवियर को चेंज करना हुआ, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल टीचिंग, ठीक है? मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर को परमानेंट तरीके से चेंज करने को आप क्या बोल देते हो? कि टीचिंग बोल देते हो। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। जब आपके लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है तो आपको कंडीशनिंग की जाती है। अब ये सारी टर्म्स क्या होती है वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर एक लाइन में मीनिंग समझ लीजिए। जब आपके स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है तो आपकी कंडीशनिंग होती है। जब आपके बिहेवियर को शेप किया जाता है तो वो ट्रेनिंग होती है। जब आप कोई नॉलेज एक्वायर करते हो इंस्ट्रक्शन होती है। और जब आपके बिलीव्स को चेंज किया जाता है वो इंडोक्ट्रिनेशन होती है। अब इन सारी चीजों को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि कंडीशनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में समझते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव क्या मतलब कि टीचिंग की जरूरत क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? शेपिंग कंडक्ट एंड टीचिंग वेरियस स्किल्स, ठीक है? आप क्लासरूम में बहुत सारे स्किल्स सीखते हो, बहुत सारे तरीके सीखते हो, आपकी नॉलेज एनहांस होती है। दूसरा, इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रोड्यूस्ड बाय देम। हमें जज होता है कि हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं क्या वो अच्छे तरीके से समझ आ रहा है आप लोगों को। इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, देखो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आप फॉर्मली इंस्ट्रक्शन देते हो, जो ये हमेशा फॉर्मल होता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आप लोगों को फॉर्मली इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जैसे टीचर आपको बोलता है कि घर से ये काम करके आना, मतलब जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है और आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, दैट्स इट। जैसे आर्मी में होता है ना, आर्मी में होता है ना, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उन इंस्ट्रक्शन को एज इट इज आपको फॉलो करना होता है। आप अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो डायरेक्ट होती है, जिसको गिव एंड टेक के अंदर भी कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? गिव एंड टेक में उसको कंसीडर किया जाता है। और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है? इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से माइंड वॉश कर देना। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है? बेसिकली आप लोगों के ना बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है। आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स डाल दिए जाते हैं जो आप लोगों को मानने पे मजबूर करते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेररिस्ट इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में, लोगों को मारने के लिए, लोगों को बम बना के, ह्यूमन बॉम्ब बन के, सुसाइड बॉम्ब बन के ना, वो एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाते हैं? वो ब्रेन वॉश के थ्रू जाते हैं। तो वो जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, दिस इज व्हाट, जब आपके थॉट सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है, आपके माइंड को इस तरीके से मतलब आपके माइंड को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते हो। जो सामने वाला बोल दिया आप उसी को फॉलो कर रहे हो और इसमें आप लोगों के बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको पूरे का पूरा चेंज कर दिया जाता है। इसको चेंज कर देते हैं, आपके पूरे के पूरे बिलीफ सिस्टम को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। शेपिंग द टोटल मैन, देखो
जहां पर आप इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन का पूरा कंसर्न क्या होता है, सिर्फ नॉलेज से रिलेट करता है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन का पूरा कंसर्न किसके साथ रिलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के साथ रिलेट करता है कि आप उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। बट टीचिंग का पूरा एम क्या होता है, एक टोटल मैन, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। इंडोक्ट्रिनेशन, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इंडोक्ट्रिनेशन होता है, देखो इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, और इंडोक्ट्रिनेशन हाईएस्ट या लास्ट लेवल। इंस्ट्रक्शन से शुरू करके इंडोक्ट्रिनेशन पे खत्म करते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या किया जाता है, फेयरली हाई लेवल ऑफ टीचिंग, शेपिंग बिलीव्स एंड आइडियाज। आप लोगों के दिमाग में अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है कि आप इस तरीके से क्या करोगे, काम करोगे। फिर उसमें आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता, समझ रहे हो ना, आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता, आप लोग बस सामने वाले की बात को मानते हो। आप लोगों ने मूवी देखा होगा अक्सर, मूवी में देखा आप लोगों ने अक्सर कि वो लोगों के दिमाग में डाल देते हैं कि अगर तू मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है। टेररिस्ट वाली बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें इस टेक्निक को यूज किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो इंडोक्ट्रिनेशन है ये लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, जहां पर आपके पूरे के पूरे दिमाग को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया। जब आपके पूरे के पूरे दिमाग को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। अब टीचिंग और ट्रेनिंग, अब देखो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेन क्रक्स बताऊंगा। वैसे चार्ट बहुत बड़े-बड़े लिखे हुए हैं, हमें पूरे चार्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडोक्ट्रिनेशन एक नेगेटिव टर्म है, हमें सिर्फ बेसिक चीज को समझने की कोशिश है। इंडोक्ट्रिनेशन बेटा नेगेटिव होता है। अब टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है, देखो ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो हमेशा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। देखो टीचिंग आप सब लोगों को पता है, मैं इस साइड को नहीं पढ़ाऊंगा, इस साइड को पढ़ाऊंगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि टीचिंग आपको सब पता चल गया, इसके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको समझेंगे। जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल होती है और वो आपकी हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो, कंप्यूटर सीखते हो, तो कंप्यूटर सीखने में ऐसा थोड़ी है कि आप 20 साल तक लगे हो, नहीं, आप 6 महीने 1 साल के लिए कंप्यूटर सीख लेते हो, वो आपकी परमानेंट नॉलेज का पार्ट बन जाता है। और ये क्या होती है, नॉलेजेबल पर्सन टू लर्न टूल्स एंड टेक्निक्स टू अप्लाई देम। तो जब आप किसी भी जॉब में जाते हो, तो उस जॉब में जाने से पहले आप लोगों को क्या दी जाती है, उस जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप उस जॉब को और इफेक्टिव तरीके से कर सको। यहाँ पर ये ट्रेनिंग कुछ दिन की हो सकती है, कई बार तो देखो 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, कई बार 2 दिन की होती है, कई बार 20 दिन की होती है, इस तरीके से। और ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक एरिया, जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, स्पेसिफिक एरियाज में होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी आपको, अगर आप कुछ और प्रैक्टिकल टूल्स यूज करना चाहते हो उसकी नॉलेज दी जाएगी। ट्रेनिंग फॉलो रिजिड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। और ट्रेनिंग में क्या होती है, आप लोगों को एकदम से सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है जी। ट्रेनिंग में क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं करते। और क्लासरूम लर्निंग और इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, और जो ट्रेनिंग होती है वो क्लासरूम में भी हो सकती है, क्लासरूम से बाहर भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग। देखो टीचिंग तो मेन सेट है यार, सब कुछ टीचिंग के नीचे है, जो भी आएगा वो टीचिंग के नीचे ही आएगा। टीचिंग तो मेन सेट है, बाकी सारी चीजें उसके सबसेट में आ जाएगी। अब आता है इंस्ट्रक्शन। देखो इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, गिव एंड टेक। क्या है, गिव एंड टेक है। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा फॉर्मल होती है, ये सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही दी जाती है। आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हो, जैसे ऑर्डर दिया जाता है, यू कैन कॉल इट लाइक ऑर्डर। ये किस तरीके से काम करता है, ये बिल्कुल ऑर्डर की तरह काम करता है, ऑर्डर की तरह। इंस्ट्रक्शन, इट इज डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय अ टीचर। टीचर ने क्लास में क्या दे दिया, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, दैट्स इट। जैसे आप लोग, हाँ बिल्कुल, आप एडमिट कार्ड पढ़ते हो ना, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड होता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ना, वो रूल होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आप उसमें अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, बट स्टिल इट फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग इज अ वाइटल कांसेप्ट एंड इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये हमेशा फॉर्मल होती है, ये क्या होती है, हमेशा फॉर्मल टाइप की होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। वो हमेशा क्या होती है, फॉलो होती है। जैसे यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्शन का जो स्कोप होता है वो हमेशा नैरो और लिमिटेड होता है। इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा फॉर्मल होती है, इंस्ट्रक्शन टीचिंग का एक पार्ट होती है। और इसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर नॉलेज को इंपार्ट करना होता है। बट क्या करना होता है, नॉलेज को इंपार्ट करना होता है। नैरो मतलब छोटा, इंस्ट्रक्शन इज जनरली कन्फाइंड टू क्लासरूम। क्यों, मैंने बताया था फॉर्मल होती है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड रहती है। ये कहां तक लिमिटेड रहती है, क्लासरूम तक ही लिमिटेड रहती है। इट इज ओनली लिमिटेड टू द क्लासरूम, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लासरूम तक ही लिमिटेड रहती है। अब आता है कंडीशनिंग। देखो कंडीशनिंग बेसिकली आप लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पावलोव के एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आगे की क्लासेस में आएगा भी। कंडीशनिंग को अगर आप समझने की कोशिश करते हो ना, तो इसमें क्या किया जाता है, आपके जो बिहेवियर है और जो आपकी लर्निंग हैबिट्स होती हैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, स्टिमुलस और रिस्पांस मेथड यूज किया जाता है। स्टिमुलस और रिस्पांस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, बेटा आपके सामने कोई ऐसी चीज प्रेजेंट की जाती है जिसको देख के आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। जैसे आपको भूख लगी हुई है, तो अगर आपके सामने खाना रख दिया जाएगा तो आप उसे खाओगे, या आपकी आंखों में एकदम से खुशी आ जाएगी कि हाँ मुझे ये खाना है, ठीक है जी। तो कंडीशनिंग में आप स्टिमुलस और रिस्पांस का इस्तेमाल करते हो। स्टिमुलेट किया जाता है आपको कोई काम करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। आपको स्टिमुलेट किया जाता है किसी काम को करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज रिलेटिवली नैरो, क्योंकि नैरो है, स्टिमुलस और रिस्पांस पे ही फोकस होता है। रीइंफोर्समेंट है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है कि जब आपने कुछ अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जब आपने बुरा किया तो आपको पीटा जाएगा, ठीक है जी। दोनों तरीके से हो सकता है। रीइंफोर्स का मतलब होता है बार-बार आप अगर अच्छा कर रहे हो तो बार-बार आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और अगर आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर। अब कंडीशनिंग के लिए क्या किया जाता है, रीइंफोर्स करने का मतलब बार-बार आप उसी चीज को कर रहे हो, बार-बार आप उसी चीज को कर रहे हो, तो इसमें रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर होता है। और इसमें करिकुलम फिक्स होता है, मतलब आपको पर्टिकुलर एक हैबिट है वो डेवलप करनी है, उस हैबिट का पूरा करिकुलम फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हो, आप काम करते हो। और यहाँ पर देखा जाता है कि क्या आपने उन बिहेवियर को एक्वायर किया या नहीं किया। करिकुलम मतलब पूरे का पूरा सिस्टम जो आप पढ़ाना चाहते हो, जो आप सिखाना चाहते हो, तो इसमें रिपीटिशन होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कंडीशनिंग इज कंसीडर्ड एज लोएस्ट, ठीक है। सॉरी पहले मैंने दूसरा बोल दिया था, इंस्ट्रक्शन बोल दिया था, इंस्ट्रक्शन नहीं है, कंडीशनिंग सबसे लोएस्ट लेवल होता है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है। कौन सा, कंडीशनिंग सबसे लोएस्ट लेवल होता है। अब पावलोव के डॉग वाली एग्जांपल है, अभी यहाँ पर मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि वो आगे पूरा टॉपिक आएगा, इस वजह से मैं इसके भी कोई एग्जांपल ऐसा आपको नहीं दे रहा हूं। इसमें सिर्फ ये समझ लीजिए कि आप बार-बार आप किसी काम को कर रहे हो, उसके आप जैसे आप सपोज करो आप एबीसी लिख रहे हो, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को एबीसी लिखवाई जाती है। अगर उसने ए को गलत लिखा तो आप उसे मिटाओगे, बोलो दोबारा लिख। उसने फिर उसको सही से नहीं लिखा, फिर आपने उसको मिटा दिया, बोला दोबारा लिख। जब तक वो उसको सही से नहीं लिखता तब तक आप उसे बार-बार क्या करते रहते हो, लिखवाते रहते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशनिंग। इसे आप क्या बोलते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशनिंग, इसको कंडीशनिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे पूरी आपकी क्लासिकल और ओपन कंडीशनिंग की थ्योरीज आएंगी। कंडीशनिंग में जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, वो रिपीटिशन होता है। आप बार-बार रिपीट करते हो उस चीज को, रिपीट करने के बाद आपकी जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है। अब बार-बार उसको रिपीट करते हो, रिपीट करने से आपका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन, देखो इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रिंसिपल है, कोई थॉट प्रोसेस है जो आपके माइंड में फिक्स कर दिया जाता है, जिसको आप सच मान लेते हो, जिस पे आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। अब वो बच्चा जिसके गले में बॉम्ब डाल दिया गया है, उसे बोल दिया गया कि जाओ शहर में जाओ, इस बम को फोड़ दो, जो आप मूवीज में देखते हो, तो बच्चा क्वेश्चन थोड़ी करता है,
उसे लगता है कि यही सही है, क्योंकि उसके दिमाग को एकदम से खाली कर दिया गया, उसके दिमाग में उस बिलीफ को डाल दिया गया कि यही तेरे लिए सही है। तो जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, रिलीजन में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के दिमाग में उस चीज को फिक्स करने के लिए जिससे किसी का फायदा हो रहा हो बट उस सामने वाले बंदे का नुकसान होता है। तो आप इसमें ना आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना? आप इसमें कुछ कह नहीं सकते कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। नो, आप उस चीज को मान लेते हो, बस आप उस चीज को मान लेते हो और उस चीज को मान के ही क्या करते हो, आप आगे बढ़ते हो। हाँ, एक आपका बिलीफ बन जाता है जिसमें आप उस बात को, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चाहे वो बात सच है चाहे झूठ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस बात को सच मान लेते हो और उसको फॉलो करते हो। अथॉरिटेरियन जैसा ही होगा ना, अथॉरिटेरियन जैसा ही होगा। तो इंडोक्ट्रिनेशन सबसे लास्ट लेवल होता है जिसको रिलीजियस बिलीफ में यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? रिलीजियस बिलीफ में यूज किया जाता है, हाईएस्ट लेवल में यूज किया जाता है, हाईएस्ट लेवल में यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये होता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। पॉजिटिव बहुत कम होता है, इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव सेंस। यहां पर देखो इंडोक्ट्रिनेशन को, अगर आप इंडोक्ट्रिनेशन है उसमें भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है और ऐसी इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये हमेशा क्या होती है? बायस्ड अप्रोच होती है। बायस्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ? किसी ने बोल दिया कि जा बम से बम लगा और चला जा, आप उसको मान लिया, आपका अपना दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपके दिमाग की क्या कर दी गई है? इंडोक्ट्रिनेशन कर दी गई है। आपके दिमाग में कुछ खुद से सोचने समझने की बात ही नहीं है, आपके दिमाग में कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आपका ब्रेन है उसको वॉश कर दिया गया। इट हैज सेट ओपिनियन अबाउट द बिलीफ, इसमें सब कुछ पहले से सेट रहता है। ओपिनियन क्या है? पहले से सेट है। जो चीज अपने करवाना चाहते हो आप उसको पहले ही फिक्स रखते हो कि सामने वाले से यही काम करवाना है। तो इस वजह से आप अपने ओपिनियन नहीं बना सकते, स्टूडेंट अपने ओपिनियन नहीं बना सकते। इंडोक्ट्रिनेशन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद अ नेगेटिव टाइप ऑफ टीचिंग, बताया ना, ये एक नेगेटिव टर्म में ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अगर मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप उस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उस पे कोई बात कर नहीं सकते, बस आपको आंखें बंद करके उसको मानना है, तो ये एक नेगेटिव टर्म ही होगी ना। जबकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो आप भी सब कुछ कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ठीक है सर ये हमें सही नहीं लग रहा है, ये इस तरीके से है। तो इस वजह से ये एक नेगेटिव टर्म में ही यूज किया जाता है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन द नेगेटिव टर्म, और इसी वजह से इसको ब्रेन वॉशिंग का नाम भी दिया जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल ब्रेन वॉशिंग। तो ये आप लोगों की चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन ये हो गया। अब ये देखो, अब इंडोक्ट्रिनेशन कुछ इस तरीके से यूज होती है। इसका सबसे पहले शुरुआत इंडोक्ट्रिनेशन वर्ड की कहां पे हुई थी? जब हिटलर था, हिटलर के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? टीच टू समवन इन अ फॉर्मल वे, लेटिंग द चिल्ड्रन टू लिबर्टी एंड थिंक ऑफ देयर आइडियाज, कि जब बच्चों के पास अपने अपनी बात को रखने का, अपने थॉट्स को रखने का फ्रीडम है, कि लिबर्टी है, लिबर्टी है, आप सोच सकते हो कि यार ये इस तरीके से होगा। बट वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन में ऐसा नहीं होता। ये एजुकेशन तो है बट इंप्लांट आइडियाज इन समवन्स माइंड, आपके दिमाग में उन आइडियाज को फिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आपके दिमाग में उन आइडियाज को फिक्स कर दिया जाता है, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आप सोच नहीं सकते। लिबर्टी मतलब आजादी एक तरीके से, कि आप अपने हिसाब से नहीं काम कर सकते, ठीक है? जैसे मेरी क्लास है, आप आए हो, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया, ना ही मैं आपको बुला के लेके आया, आपकी इच्छा है, आ गए, आपको नहीं अच्छा लगा चले जाओगे, बात खत्म। आपके पास फ्रीडम है। मैं थोड़ी बोलूंगा कि नहीं तुम्हें मेरी क्लास लेनी है, यही करना है, नहीं करनी तो आपकी इच्छा हो, आपके पास फ्रीडम है। बहुत सारे बच्चे आएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो चले जाएंगे, उससे ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा ना उनको कोई फर्क पड़ेगा, किसी और टीचर से जाके पढ़ लेंगे। मतलब तो पढ़ने का क्या ना। तो हम यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई जिससे आपको पढ़ना पढ़ो, जैसे पढ़ना पढ़ो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच होती है उससे जाके पढ़ लीजिए। इंडोक्ट्रिनेशन में ऐसा नहीं होता। इंडोक्ट्रिनेशन में आप लोगों की फ्रीडम उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपकी सोच को खत्म कर दिया जाता है, आपके दिमाग में आइडियाज को इंप्लांट कर दिया जाता है, वो वाला। अब हमारे पास टीचिंग में तीन तरीके के वेरिएबल्स आते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। देखो एजुकेशन एक बहुत बड़ी टर्म होगी, टीचिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने का तरीका है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, और एजुकेशन तो एक ओवरऑल जनरल टर्म होगी ना। लेकिन हिंदी में नोट्स नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। पढ़ाता मैं हिंदी में हूं, ये मैं हर क्लास में बोलता हूं कि मेरे नोट्स हिंदी में नहीं है। तो या तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप सुनते रहिए, नहीं तो आप किसी ऐसे एजुकेटर की क्लास देख सकते हो जो हिंदी में नोट्स दे सकता है। मेरे लिए इस सेशन में तो पॉसिबल नहीं होगा। तीन तरीके के लेवल्स होते हैं, तीन तरीके के वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंटरवेनिंग वेरिएबल। बेटा रिफ्लेक्टिव और इंडोक्ट्रिनेशन को कहां से रिलेट कर रहे हो? वो तो अलग लेवल है। वेरिएबल का मतलब वो चीज जो वेरी करती है। अब टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो टीचर होता है वो क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि कल को कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप चेंज हो जाओ, ठीक है? मतलब मैं कॉज हूं, टीचर क्या है? कॉज है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉज होता है, उसका इफेक्ट कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और करिकुलम, देखो करिकुलम का मतलब क्या होता है? सिलेबस प्लस ऑल अदर करिकुलर एक्टिविटीज। समझ रहे हो ना? करिकुलम एक बड़ी टर्म है, करिकुलम है एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें सब चीजें आ जाती हैं जो आप एक सेशन में कंप्लीट करते हो, ठीक है? उसमें आपका सिलेबस, उसमें आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज, उसमें आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें आपकी जो यूथ फेस्ट होता है, जितने भी तरीके की एक्टिविटीज होती है वो करिकुलम में आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल करिकुलम होगा, वो कोई भी चीज जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करती है आप उसको इंटरवेनिंग का नाम दे सकते हो। इवन के वो जो सिलेबस है आप इसको करिकुलम की जगह पे सिलेबस भी बोल सकते हो, आप इसको टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, ठीक है? तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो फिक्स है, बट जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, कंटेंट भी हो सकता है, यस, करिकुलम कुछ भी हो सकता है, यस, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, सोशल रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। वो कोई भी चीज हो सकती है जो टीचर और स्टूडेंट को आपस में क्या करती है? रिलेट करती है। जब हम टीचिंग की बात करते हैं ना तो हमारे पास तीन तरीके के फंक्शंस आते हैं जिसको आप डीपीई बोलते हैं। करिकुलम, सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक होता है, सिलेबस करिकुलम का पार्ट होता है। करिकुलम में वो हर चीज आ जाती है, सिलेबस भी आ जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो सिलेबस है ना वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होता है। सिलेबस इज समथिंग जो आप लोगों को कवर करना है, ठीक है जी? जो करिकुलम होता है वो पूरे का पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हर एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है, और उसके अंदर जो पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को सिलेबस के अंदर कवर करते हैं। यस, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। हमारे पास तीन तरीके के फंक्शंस हैं, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्शन और इवैल्यूएशन फंक्शन। कल मैंने आप लोगों को तीन स्टेजेस पढ़ाई थी, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेसफेयर। अब ये सारी चीजें पुरानी चीजों से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, इस वजह से कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये तीन चीजें याद है तो बाकी चीजें अपने आप लिंक होती जाएंगी, बाकी चीजें अपने आप आके क्या होती जाएंगी? रिलेट होती हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप रिलेट होती हैं। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होगा? एक ऐसी स्टेज जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल
ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब बच्चे क्या है, बच्चे कौन सी स्टेज पे हैं, वही जो प्राइमरी, जो फर्स्ट वाली स्टेज थी, जहां पर टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है, बच्चे पैसिव होते हैं। यहां पर टीचर के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, बच्चों का एंट्री बिहेवियर देखा जा रहा है, बच्चों के डिफरेंस को देखा जा रहा है, टास्क एनालिसिस किया जाता है, कंटेंट को, मतलब अथॉरिटेरियन वाला सिस्टम यहां पे आ जाएगा। अथॉरिटेरियन का मतलब यहां पर सारा कुछ टीचर के द्वारा ही किया जा रहा है। ये वाला कौन सा हो जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो जाता है, जजमेंटल प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटजी। वो एक डेमोक्रेटिक अप्रोच आ जाती है। कौन सी अप्रोच आ जाती है, वो एक डेमोक्रेटिक अप्रोच आ जाती है, जहां पर बच्चे और टीचर मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे और स्टूडेंट, सॉरी टीचर, मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से डेमोक्रेटिक अप्रोच यूज हो जाती है। कौन सी, डेमोक्रेटिक अप्रोच यूज होती है, डेमोक्रेटिक अप्रोच यूज हो जाती है। और जो इवैल्यूएटिव फंक्शन है ना, इवैल्यूएटिव का मतलब होता है जो एंड रिजल्ट देखते हो, एंड रिजल्ट देखते हो। मतलब मैंने आपको इवैल्यूएशन रिसर्च में भी ये बताया था कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं। यस और नो, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। वो हमारी इवैल्यूएशन अप्रोच, वो हमारे मेथड्स, वो हमारे टेस्ट, वो हमारे क्विज़ेस, उन सारी चीजों को हम यहां पे यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हम क्लास में गए थे और ये सोच के गए थे कि ये मेरा पर्टिकुलर टारगेट है, इसको मैं अचीव करना चाहता हूं, क्या वो अचीव हुआ या नहीं। क्या वो मेरा टारगेट है, उसको मैं अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, वो किसमें आ जाएगा, वो मेरा इवैल्यूएशन फंक्शन का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन। उसमें कुछ भी आ सकता है, समेटिव इवैल्यूएशन आ सकती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आ सकती है, किसी भी तरीके की इवैल्यूएशन आ सकती है, किसी भी तरीके की इवैल्यूएशन आ सकती है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के बिहेवियर हैं। पहला, जहां पर स्टूडेंट एक तरीके से डायग्नोस्टिक में आप बोल सकते हो कि अथॉरिटेटिव हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्टिव में आप डेमोक्रेटिक बोल सकते हो, इवैल्यूएशन में आप एंड रिजल्ट की बात करते हो, रिफ्लेक्टिव नहीं बोल सकते, कुछ एलिमेंट्स होते हैं रिफ्लेक्टिव के, बट इट इज समथिंग लाइक हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए हैं या नहीं, आइदर वी आर एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव और नॉट। क्राइटेरियन टेस्ट को इवैल्यूएशन में पढ़ेंगे, क्राइटेरियन टेस्ट क्या होते हैं आगे जाके पढ़ेंगे, वो सब यहां पे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें यहां पे यूज की जाती है। अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव दोनों सेम ही है बेटा, ऑटोक्रेटिक लिखा हो, अथॉरिटेरियन लिखा हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, अथॉरिटेटिव लिखा हो, अथॉरिटेरियन लिखा हो, सब सेम ही, उसमें कोई फर्क नहीं। अभी हमारे पास तीन वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, स्टूडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, टीचर हो जाता है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो दोनों को आपस में लिंक करने का काम करता है। ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, सिलेबस, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इट कैन बी एनीथिंग। इंटरवेनिंग वेरिएबल में सब चीजें आ जाती हैं। इसमें आप हर चीज को क्या करते हो, लिंक करते हो, यू रिलेट ऑल द थिंग्स। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड टीचर। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेते हैं कि टीचर के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज हैं वो जरूरी हो जाती है। एक पैशन होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो टीचिंग में आ जाते हैं, मतलब टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है आज के टाइम पे, टीचिंग की इतनी हालत खराब है, लोग ये बोलते हैं कि अगर कुछ ना बना तो पढ़ाने लग जाएंगे। आपको दो ही तरीके के टीचर मिलते हैं। एक वो टीचर जिनकी फर्स्ट चॉइस टीचिंग है, और एक वो टीचर जिनकी लास्ट चॉइस टीचिंग है। अगर आप फर्स्ट चॉइस वाले टीचर के पास हो फिर तो बहुत लकी हो, क्योंकि वो आपको पूरे पैशन से पढ़ाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में टीचर ही बनना चाहता था। और अगर आप किसी ऐसे टीचर के पास चले गए जिसकी लास्ट चॉइस टीचिंग है, तो फिर वो आपको पढ़ाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए टीचर बना ही नहीं। वो टीचर इस वजह से बना क्योंकि उससे कुछ और काम नहीं मिला, क्योंकि उससे कुछ और हुआ नहीं। वो बोला कि ठीक है यार, बहुत तो जिंदगी में कुछ रहा नहीं, चलो टीचर बन जाते हैं, और उस चक्कर में फिर वो आने वाले बच्चों का फ्यूचर खराब कर देता है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना यार, इस पे ना बात होनी चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, बिकॉज सारे प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन से ही जन्म लेते हैं। अगर पढ़ाने वाला टीचर ही सही नहीं होगा तो आने वाली जो जनरेशन है उसका तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। सिंपल सी बात है। आप लोग अक्सर न्यूज वगैरह में देखते हो, यूपी बिहार में बहुत बार ऐसी न्यूज आई है जहां पर जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनको मतलब क ख भी नहीं आता जो हिंदी पढ़ा रही हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, वहां के टीचर्स में मतलब तकरीबन तकरीबन हर कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यूपी बिहार में मैंने काफी इस चीज के बारे में न्यूज वगैरह देखी है। वहां के टीचर्स हैं जो पढ़ा रही हैं, उनको ये नहीं पता कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनको क ख नहीं लिखना आता, और हिंदी की टीचर है वो, काउंटिंग तक नहीं आती है ना। तो यही रीजन है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। यही एक रीजन है ना। मतलब मैं बोल रहा हूं कि टीचर्स, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया जाए, इंडिया 10-20 साल में डेवलप कंट्री बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया जाए, इंडिया 10-20 साल के अंदर दूसरी कंट्रीज के बराबर जाके खड़ा हो जाएगा। एजुकेशन ना होने की वजह से टॉप वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज को आप जाके देखो, सबके सीईओ कौन है, इंडियन है, पता है ना। अभी ट्विटर के, गूगल के, सारी कंपनीज 15-20 कंपनीज है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, उनको बहुत हर चीज मिलती है, बट उनको यहां पे मौका नहीं मिलता, उनको यहां पे वो मौका नहीं मिलता। इस वजह से तो वो बोलते हैं, इसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये टीचिंग में टर्म भी आती है, इसको आप ब्रेन ड्रेन बोलते हो। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, जब लोग अपने देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है काम करने की तो उस देश को छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं। अब आप लोगों ने, आप पता नहीं आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, पंजाब में अगर आप आओगे ना, हर दूसरे घर से कोई ना कोई बंदा कनाडा में मिलेगा आपको। पंजाब पूरा खाली हो रखा है। हर बंदा क्या करता है, हर बच्चा क्या करता है, 12वीं क्लास करता है, 3 महीने की छुट्टी होती है, उसमें आईलेट्स का कोर्स करता है, आईलेट्स में 5-7 बैंड आ जाते हैं, निकल जाते हैं। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ फॉरेन में मिल जाएगा। इस वजह से तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक। प्रोफेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी जरूरी है। टीचर के पास हमेशा फिक्स एजेंडा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एक ही तरीका मैं यूज कर रहा हूं उसी को यूज करूंगा। गुड टीचिंग इज आल्सो अबाउट स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। कल भी अपने बात की थी कि एक होता है नॉलेज और एक होता है उस नॉलेज को डिलीवर करना। बताया था ना, दो अलग अलग चीजों के बारे में बात की थी। एक होती है नॉलेज और एक होता है उस नॉलेज को डिलीवर करना।
अगर आपके पास नॉलेज है उसको आप डिलीवर नहीं कर पाते हो तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास नॉलेज कम है बट आप डिलीवर कर पा रहे हो तो आप उस बंदे से बेटर हो जिसके पास नॉलेज है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। दैट मींस योर टीचिंग स्टाइल इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। कम नॉलेज होगी चलेगा, उतनी नॉलेज को तो डिलीवर कर पाओगे ना। आपके पास बहुत नॉलेज है बस उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक अच्छी स्किल है। अबाउट ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब क्या हुआ कि क्लास में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक है वो चलते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत डिस्कशन है वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हंसी मजाक नहीं चलेगा, टीचिंग इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ऑप्शन है तो कौन सा? बेटे इंडिपेंडेंट है वो, कितनी बार तो बताया टीचिंग इंडिपेंडेंट है। रिसोर्स, पर्सोनल्स और फंड्स और प्रमोटेड बाय वन पीस। सिंपल सी बात है यार, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप एक टीचर बनना चाहोगे तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है। बीइंग अ टीचर आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? ठीक है, तो वो चीज वीक स्टूडेंट है, जैसे ऑफलाइन की बात की जाती है, वन पीस तो साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। वीक स्टूडेंट इन द क्लास, जैसे आप क्लास में जाते हैं तो कुछ टीचर होते हैं वो हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, और कुछ टीचर होते हैं वो अपने बैक बेंचर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कमजोर बच्चे होते हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये क्या बोलते हैं कि नहीं भाई सब बच्चों को साथ लेके चलो। टीचर मेंटली क्लास में प्रेजेंट हो, टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द नॉलेज एंड बिल्ड द स्टूडेंट ऑन दे वांट, मतलब वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेगा। टीचर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेगा। अगर वो उसको ओवरऑल डेवलप कर सकता है तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ वो एक अच्छा टीचर है। तभी आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ ये एक अच्छा टीचर है, ये बच्चों को अच्छा स्टूडेंट बना सकता है। रोल ऑफ अ टीचर, देखो ये कुछ खास नहीं है। एक टीचर कौन कौन से रोल प्ले करता है? क्या सिर्फ वो टीचर होता है? नहीं, वो टीचर होने के साथ साथ और बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। जैसे वो आपकी लर्निंग फैसिलिटेटर, मतलब आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट काम करता है। वो मेंटर का रोल प्ले करता है, करिकुलम स्पेशलिस्ट वो करिकुलम बनाता है, वो क्लासरूम में आपको सपोर्ट करता है, वो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो मेथड यूज करने हैं उसमें एक्सपर्ट होता है, वो रिसोर्स प्रोवाइड करता है, लर्निंग फॉर लाइफ लॉन्ग। अब देखो डाटा कोच कंटेंट जो प्रोवाइड करता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम क्लासरूम में आते हैं कभी भी हम बीइंग अ टीचर नहीं आते, हम हमेशा एज अ लर्नर ही आते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं तो एज अ लर्नर ही आता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि अगर लर्नर बन के क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, क्लास में डिस्कशन करूंगा, क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कशन होगी, तो उससे आप भी कुछ सीखोगे और हम भी सीखेंगे, जिससे हम सबकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो वही सारी चीजें, टीचर है वो मोटिवेटर भी है, वो मेंटर भी है, वो गाइड भी है, वो सारी चीजें। ठीक है, एक्चुअली जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो ना, आप लोगों को पता है कि इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों जाते हैं? आपको सबसे बड़ा रीजन पता है? क्योंकि उनको पता होता है कि गवर्नमेंट जॉब है उसके साथ ना आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। मतलब लोगों को अपने प्रेजेंट के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको ये होता है कि फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, स्टेबिलिटी होती है। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, चाहे 4 दिन के बाद जॉब के बाद बंदा ऊपर चला जाए, नहीं। बट हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया। फ्यूचर सिक्योर होने का मतलब क्या हुआ कि अब आप लोगों को वो जॉब से निकाल नहीं सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देंगे। हाँ, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा आपकी बदली हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी बदली तो हो जाएगी और तो कुछ नहीं होगा, शिफ्ट कर देंगे। बट गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है? गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है? कि इंसान पहले ही महीने में अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा कोई गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे ने कुछ बहुत कुछ उखाड़ा हो, कुछ बहुत अच्छा किया हो? नहीं, क्योंकि उनकी हैबिट क्या हो जाती है, 9 to 5 जॉब है, बैठो कुछ भी करो, हर महीने 20-50 हजार हमें मिलता रहे। सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं। इस वजह से वो ना तो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं, ना ही अपनी जिंदगी में चैलेंजिंग कुछ कर पाते हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ इफेक्टिवली, मैं ये बोल रहा हूँ कि तरीके से स्कोप खत्म हो जाता है, स्कोप खत्म हो जाता है। जब लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। आज उनको 20,000 मिल रहा है तो वो सोचेंगे कि मैं क्या करूं कि इस 20 से 50,000 मिल जाए, क्या करूं कि इस 50 से 1 लाख हो जाए, इससे क्या करूं 2 लाख हो जाए। समझ रहे हो? वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मैं सिर्फ आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं क्योंकि मैंने ज्यादातर चीजों में ये देखा है। क्योंकि मेरे तो जितने भाई बहन गवर्नमेंट जॉब में गए हैं उनका यही हाल है। मैं नहीं गया, इस वजह से पहले तो मुझे बहुत सुनना पड़ा इस चीज के लिए कि तू गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने 1 2 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। तब मुझे बहुत बोला घर वालों ने कि अच्छी खासी जॉब है, मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, क्योंकि मुझे वो वाली नहीं मिल रही थी ना जो मुझे चाहिए थी। मुझे बैंक में मिल रही थी, 2 गवर्नमेंट जॉब बैंक में ही थी, वो छोड़ दी। और फिर कॉलेज में भी मैं परमानेंट ही था, कॉलेज भी छोड़ दिया। चलो उसकी बात कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट बता रहा हूं। अब ये वाला एक इंस्ट्रक्शनल ट्रायंगल आता है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझो। यहां पे टीचर है जो ट्राइपोलर, अच्छा ट्राइपोलर कंसेप्ट किसने दिया था, याद है किसी को? स्मिथ के द्वारा दिया गया था। सर अब क्या करते हो आप? ये जो कर रहा हूं बस यही करता हूं। स्मिथ ने ट्राइपोलर का कंसेप्ट दिया था। स्मिथ ने ट्राइपोलर का कंसेप्ट दिया था। उसमें उसने 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी कि एक साइड पे टीचर होता है, एक साइड पे स्टूडेंट होता है, और एक साइड पे कंटेंट होता है। नहीं दूसरे नहीं, जिन्होंने कोई और अलग से कंसेप्ट दिया उसका नाम याद रखना है, इसका नहीं रखना। एक साइड पे टीचर और कंटेंट की बात हो रही है, एक साइड पे टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, एक साइड पे स्टूडेंट और कंटेंट की बात हो रही है। इसको समझने की कोशिश करें। देखो मैंने पहले बताया आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब कोई थ्योरी आएगी तो उसको रट्टा मारेंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल चीजें उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस डोमेन की बात करूं, टीचर और स्टूडेंट की, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लासरूम की एक सारी इंटरेक्शन होगी, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रही है, किस तरीके से टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हैं। मतलब ये वो वाली चीजें हैं जो क्लासरूम के अंदर चल रही है। ये वो वाली चीजें हैं जब टीचर कंटेंट तैयार कर रहा है, जब टीचर सोच रहा है कि मुझे कल क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं इसको कैसे सिंपल कर सकता हूं, वो हर चीज जो टीचर कंटेंट के बारे में सोचता है, तो टीचर कंटेंट के बारे में सोचता है। और यहां पर स्टूडेंट और कंटेंट का मतलब क्या हुआ, जब टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चा खुद से आके उस कंटेंट के बारे में सोचता है।
नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं, सिर्फ याद रखना, सिर्फ आप लोगों ने दिमाग में ये चीज बिठानी है कि स्टूडेंट और कंटेंट का क्या कनेक्शन है, टीचर और स्टूडेंट का क्या कनेक्शन है, और टीचर और कंटेंट का आपस में क्या कनेक्शन है। जब आपको ये चीज समझ आ गई तो बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। बस दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए कि टीचर और स्टूडेंट है वो क्या है, जब क्लासरूम इंटरेक्शन हो रही है। टीचर और कंटेंट, टीचर कैसे कंटेंट प्रिपेयर करता है क्लासरूम से पहले की बात है। स्टूडेंट और कंटेंट जो पढ़ा दिया उसको बच्चे कैसे रिवाइज करेंगे, बच्चे उसको कैसे जाके पढ़ेंगे अपने घर पे, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, स्टूडेंट और कंटेंट में। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट बोला जा रहा है ना, बस इसको दिमाग में रखिए कि कौन सी स्टेज पे क्या चीजें हो रही हैं। तीनों अलग अलग डोमेन्स हैं, स्टूडेंट का कंटेंट के साथ क्या कनेक्शन है, टीचर का कंटेंट के साथ क्या कनेक्शन है, और टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या कनेक्शन है। ये बात प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब ये नॉर्मल प्रिंसिपल है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप कैसे चलोगे। एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। आप लोगों को पता है लर्निंग बाय डूइंग का कांसेप्ट डिडक्टिव में होता है या इंडक्टिव में होता है, कौन बताएगा। लर्निंग बाय डूइंग हम इंडक्टिव में करते हैं या डिडक्टिव में करते हैं, कहां पे होती है, इंडक्टिव में होती है। कहां पे होती है, इंडक्टिव में होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि आप बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में। लिंकिंग विद द लाइफ, चीजों को जितना हम पर्सनल एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे उतना बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मतलब कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं और पूरे का पूरा कांसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों को इस तरीके के एग्जांपल्स दें जो उनको समझ आए। डेफिनेट एम, देखो डेफिनेट एम का मतलब पता क्या होता है, डेफिनेट एम का मतलब कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे, जब आप थोड़े बड़े हुए तो आप कुछ और बनना चाहते थे, जब आप थोड़े और बड़े हुए तो आप कुछ और बनना चाहते थे, है ना। जैसे मैं छोटा था, मेरे एक अंकल थे वो डॉक्टर थे, जब हमारे घर पे आते थे ना उस टाइम तो उसको गले में डाला होता था, तो मैं पापा को बोलता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मेरे पापा का एक दोस्त था वो पायलट था, एक दिन वो हमारे घर पे आया, वो पायलट की ड्रेस में। मैंने पूछा पापा ये कौन है, बोले तेरे अंकल है। मैंने कहा क्या काम करते हैं, बोले ये पायलट है। मैंने कहा वो क्या होता है, बोले जो जहाज उड़ाते हैं। मैंने कहा मैं भी पायलट ही बनूंगा, मुझे भी जहाज उड़ाना है। तो उस टाइम पे हमारा जो एम होता है ना वो इंडेफिनिट होता है, हर रोज चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम बच्चों के एम को फिक्स करते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि अच्छा तूने क्या करना है, तूने ये काम करना है तो इसी चीज के लिए सोच। जैसे आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आपको पता है, आप क्लियर हो कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, तो अब आप टीचिंग में जाने के लिए ही काम कर रहे हो। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर इंडिविजुअल अलग है। हम देखते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हम बच्चों को देखो, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के अपने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। हर बच्चे के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसको ध्यान में रखना। सिलेक्शन, प्लानिंग, डिवीजन और रिवीजन, देखो सिंपल है। कंटेंट को सिलेक्ट कैसे करना है, कंटेंट को प्लान कैसे करना है, कंटेंट को डिवाइड कैसे करना है, और कंटेंट की रिवीजन कैसे करनी है। क्रिएशन और रिक्रिएशन मतलब बच्चे किस तरीके से खुद से नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, हाउ दे आर क्रिएटिंग द नॉलेज। बच्चे नॉलेज को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेटिक डीलिंग, डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब क्या होगा, आप बच्चों पे कुछ थोप नहीं सकते ना। आजकल तो पहली क्लास के बच्चों पे आप कुछ थोप नहीं सकते, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि 2000 पहले से 2000 से पहले जो लोग पैदा हुए ना वो बच्चे पैदा हुए, 2000 के बाद तो सब बाप ही पैदा हो रहे हैं, है ना। ये वो सेम टू सेम चीज है। अब फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक डीलिंग करनी पड़ती है ना। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे इतने तेज होते हैं, आपके सामने वैसी बात कर देते हैं, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार बंदे ने बेइज्जती कर दी। और जब छोटा बच्चा आपकी बेइज्जती करता है तो आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते, ना तो आप उसे सुना सकते हो, ना आप उसे पीट सकते हो, कुछ कर भी नहीं सकते। आप सिर्फ बेशर्म हो सकते हो, सर बेशर्म हो सकते हो, यही हो सकता है। जैसे वो एक बाबा सर जो प्रवचन करने जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ना प्रवचन करने के लिए, कुछ लोगों को आदत होती है ना, ऐसा कर लो, माया को त्याग दो, सारी माया हमें दे दो, ये तो नागिन है, ये आपको डस लेगी, है ना। बहुत सारे ऐसे बाबा था, एक जा रहा था कहीं पे प्रवचन करने के लिए, रास्ते में एक बच्चा आ रहा था। तो बाबा सोचा कि चलो बच्चा है छोटा 4-5 साल का है तो थोड़ा ज्ञान दिया जाए बच्चे को, क्योंकि उसे ये था कि किसी और के साथ पंगा लूंगा तो वो मेरी बेइज्जती कर सकता, बच्चा है क्या ही कर लेगा। तो वो बच्चे को बोला यहाँ पे आओ। बोला हाँ बाबा जी। उसने ना अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली, उस मोमबत्ती को ना माचिस से जला दिया। बोला बेटा मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तो ये बता ये रोशनी कहां से आई है। बच्चे ने थोड़ी देर बाबा जी के मुंह की तरफ देखा और फूंक मार दी, मोमबत्ती बुझा दी। बोला बाबा जी मैं आपको 100 रुपए दूंगा, ये बताओ ये रोशनी गई कहां। तो बाबा जी शॉक हो गए कि हाँ यार गलत बंदे से पंगा ले लिया। तो आज के टाइम पे आप बच्चों पे कुछ भी थोप नहीं सकते, चाहे वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना। इसी वजह से बोलते हैं कि 2000 के बाद बच्चे पैदा ही नहीं हुए, सब बाप ही पैदा हो रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब यही हुआ कि आप उनके साथ एक डेमोक्रेटिक अप्रोच में काम करोगे। आप ऐसा नहीं उनको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें यही करना। एजुकेशनल अप्रोचेस ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पूरी क्लास होगी इसकी 1 घंटे की, वहां पे पढ़ेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको इनका क्रक्स बता देता हूँ, सिर्फ एक लाइन में क्रक्स बता देता हूँ क्योंकि ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है, किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। अगर हमें किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है तो बी श्योर कि वो सामने वाला बंदा क्या हो, वो सामने वाला बंदा पैसिव हो, ठीक है। तभी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर उसका बिहेवियर सामने वाले का क्या होगा, पैसिव होगा, ठीक है। वही कंडीशनिंग के थ्रू आप उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये क्या कहती है कि पहले हम किसी चीज को कंप्लीट देखते हैं। क्या करते हैं, पहले हम किसी भी चीज को कंप्लीट देखते हैं, उसके बाद फिर उसके पार्ट्स को देखते हैं। जैसे पहले हम किसी पेड़ को देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी पेड़ को देखेंगे, उस पेड़ को कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे उस पे कितने पत्ते लगे हुए हैं, उस पे कौन सा फ्रूट लगा हुआ है, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलता है। बिहेवियरिज्म का मतलब है कि सामने वाला बंदा क्या है, पैसिव है। आप अपने हिसाब से उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे छोटे बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। छोटे बच्चों को आप कुछ गलत नहीं सिखाते, है ना। कोई ऐसी बात होती है जो आपको पता है कि गलत है ना, और बच्चा आपके पीछे वो बोल दे तो आपसे क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं बोलते, ये गंदी बात होती है। आप ऐसा बोलते हो ना, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होता है कि जो बच्चा सीखेगा वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। सपोज करो बच्चे के सामने किसी ने गाली निकाल दी, बच्चे ने भी उसके पीछे वो गाली निकाल दी, जबकि बच्चे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप उसे क्या बोलते हैं कि नहीं ये गलत बात होती है, गाली नहीं देते, जबकि बच्चे को नहीं पता। तो वो बिहेवियरिज्म होती है, क्योंकि आप उसको उसके दिमाग में जिस तरीके की चीजें डालोगे उसका दिमाग उसी तरीके से काम करता रहेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, ये मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये थॉर्नडाइक कौन है इसको आगे डिटेल में। अभी ये टॉपिक में सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, ये पूरा टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जब बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हेन दे कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, समझ रहे हो ना। बच्चे खुद से नॉलेज को क्रिएट करते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को लिंक करते हैं।
उसके बाद हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक होता है अकोमोडेशन और एक होता है असाइमिलेशन। इस चीज को ध्यान से समझना, ये बहुत काम की चीज है, इस बार पेपर में काफी बार पूछी गई है। एक होता है अकोमोडेशन, एक होता है असाइमिलेशन। असाइमिलेशन में आपको सिमिलर वर्ड नजर आ रहा है, सिमिलर नजर आ रहा है आप लोगों को? असाइमिलेशन है सिमिलर। असाइमिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने दिमाग को चेंज नहीं करना पड़ता। आपके दिमाग में एक नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, कोई भी नई नॉलेज आती है, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने माइंड को चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब वही सिमिलर नॉलेज आ रही है और सिमिलर माइंडसेट और आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज व्हाट वी कॉल असाइमिलेशन। क्या नाम दिया? असाइमिलेशन। बट अगर उसी नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़े, ये कंसेप्ट आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, इस वजह से मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूं। अकोमोडेशन का मतलब होता है जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिमाग को चेंज करते हो, उसे आप क्या नाम दे देते हो? दैट इज व्हाट वी कॉल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब जब आपको अपने दिमाग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब आपको अपने दिमाग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने को अकोमोडेशन का नाम दिया जाता है। वी कॉल इट अकोमोडेशन। इसको क्या नाम दिया जाता है? अकोमोडेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का मतलब नाम से पता चलता है जब हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज है वो आइडियाज के थ्रू आती है। आइडियाज कहां पे आते हैं? माइंड में आते हैं, और आइडियाज को डालता कौन है? गॉड। तो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो आइडियाज के थ्रू आई हैं, भगवान ने भेजी है, भगवान की तरफ से वो सारी चीजें इस दुनिया में आई, गॉड ने भेजी। नेचुरलिज्म का मतलब क्या हुआ? नेचुरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये नेचर है, सब कुछ वहां पे ही है, हमें जितनी भी चीजों की पता चलता है वो सेंसेस के थ्रू पता चलता है। नेचर, रियलिटी, रियलिटी कि हम नेचर से ही आए हैं और हमें वापस नेचर में ही जाना है, और हमें नेचर को संभाल के रखना है। ठीक है कि हम नेचर से ही आए हैं, हमें नेचर में ही वापस जाना है, और नेचर को संभाल के रखना हमारी रिस्पांसिबिलिटी। इस नेचर को संभाल के रखना हमारी रिस्पांसिबिलिटी। प्राग्मेटिज्म, अब ये मैंने आपको रिसर्च में भी पढ़ाया था। प्राग्मेटिज्म मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक्टिविटी, डूइंग, यूटिलिटी की बात की जाती है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप कुछ करके सीखते हो, एक्टिविटी से रिलेट करता है कि आप किसी काम को करोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये काम मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। आप पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, आप प्रैक्टिकली उस चीज को सोचते हो, प्रैक्टिकली उस काम को करते हो। जब आप प्रैक्टिकली उस काम को करते हो तब आप उस चीज को मानते हो कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए सही है, खुद से करके देखते हो, प्रैक्टिकली करके देखते हो। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब क्या हुआ कि इंसान है वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। हम इंसान है तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे अंदर एक म्यूचुअल टॉलरेंस आएगा, एक सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। समझ रहे हैं? ह्यूमनिज्म का मतलब एक ऐसा एस्पेक्ट जो ह्यूमंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ह्यूमंस के बारे में बात करता है, इंसानों के बारे में बात करता है कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारी क्या एग्जिस्टेंस है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये एक मास्लो की थ्योरी का कांसेप्ट आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में वो हर चीज को अचीव कर लेते हो जिससे आगे आप नहीं बढ़ना चाहते, जिससे आगे आप जा ही नहीं सकते। मतलब आपने हर वो चीज को अचीव कर लिया जो वो एक्सट्रीम लेवल पे आ गई, आपको लगता है कि हाँ भाई इससे आगे जा ही नहीं सकते, एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आपको क्या हो गई? एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये सब चीजें डिटेल में आएंगी आगे। रैशनल मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, जब आप लॉजिक की बात करते हो, रीजंस की बात करते हो। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हो, और एक्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है जब हर बंदा अपनी फ्रीडम और चॉइस के हिसाब से जी सकता है। एग्जिस्टेंस मतलब मेरी एक पर्सनल एग्जिस्टेंस है, तो मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा ना, कोई दूसरा बंदा मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जिस्टेंस का मतलब मेरी अपनी एग्जिस्टेंस है भाई, मुझे जैसे अपनी जिंदगी जीनी है मैं वैसे जीऊंगा। कोई सेकंड पर्सन आके मुझे नहीं बोल सकता कि तू ये क्यों कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है। कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ है। वो क्या है? वो मेरी पर्सनल लाइफ है, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करूं, कैसे करूं, ये मेरी इंपॉर्टेंस है। इंडक्टिव वाला पॉइंट अगेन, इंडक्टिव वाला कौन सा पॉइंट? इसमें इंडक्टिव कहां पे है बेटा? इंपीरियलिज्म जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है बेटा, ये कल भी पढ़ाया था, ये रिसर्च में भी पढ़ाया। इंपीरियलिज्म का मतलब जो आप सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। इंपीरियलिज्म एक्सपीरियंस से सीखते हो, एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। और एक्जिस्टेंशियलिज्म में हर बंदे की अपनी पर्सनल फ्रीडम है। जैसे कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो ये उसकी चॉइस है ना, आप उसे जाके कह दो कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये तो तुम्हारी सेहत को खराब कर देगी, कैंसर कर देगी, तो उसे होगा ना भाई। तू कौन होता है उसे कहने वाला? वो तो यही बोलेगा ना कि तेरे बाप के पैसों से पी रहा हूं क्या। ऐसे बोलेगा कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है उसे बोलोगे क्या कि सिगरेट मत पियो? वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा तेरे बाप के पैसों से पी रहा हूं क्या, अपने पैसों से पी रहा हूं। ठीक है जी, तो ये सारे कंसेप्ट आगे आएंगे, इसको हम टीचिंग फिलॉसफी में कवर करने वाले हैं। टीचिंग फिलॉसफी में कवर करने वाले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर सकते हो एक्सट्रीम लेवल पे, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति। जैसे बोलते हैं कि भाई इससे आगे मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये एक्सट्रीम लेवल आ गया। अकोमोडेशन का मतलब होता है बेटा जब आप लोगों के दिमाग को कोई नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए चेंज नहीं करना पड़ता, उसको आप अकोमोडेशन बोलते हो। और जब असाइमिलेशन बोलते हो, और जब आपको अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है तो उसे असाइमिलेशन बोलते हो। सॉरी, तो मैं दोबारा समझाता हूं, यहां पे सुनो। देखो, एक होता है असाइमिलेशन। असाइमिलेशन में आपको सिमिलर वर्ड समझ आ रहा है, तो जहां पर आप इस नॉलेज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो। और जब आप अकोमोडेशन की बात करते हो, इसलिए आपको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को बोलते हो कि सामने एक डॉग देख लिया उसने, उसने आपसे पूछा कि ये कौन है, आपने बोला कि ये डॉग है। बोला अच्छा, इस वजह से इसकी 4 लेग्स हैं। बोला। अब असाइमिलेशन में क्या हुआ, उसके दिमाग में ये बात फिक्स हो गई है कि जो भी जानवर होते हैं उनकी 4 लेग्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने गाय को देखा, उसकी भी 4 लेग्स थी। क्या उसे ये समझने के लिए अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा कि ये जानवर है? नो, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज फिक्स हो चुकी है कि ये जो भी जानवर आएगा उसकी 4 टांगे होंगी। तो जब भी वो 4 लेग्स वाले किसी भी जानवर को देखेगा तो उसके दिमाग में एकदम से ये बात आएगी कि हाँ यार ये जानवर है क्योंकि इसकी 4 टांगे। ये हो गया असाइमिलेशन। बट फिर उसने डॉग को भौंकते हुए देखा, तो उसके दिमाग में क्या आया कि हर जानवर इसी तरीके से भौंकता है। बट जब उसने कैट को देखा म्याऊं म्याऊं करते हुए, या गाय को देखा, तो क्या वो उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर पाया? नहीं। तब उसको अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा, उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता है वो भौंकता है, बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करती है, तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, इनके बोलने के तरीके अलग अलग है। इस वजह से उसको अपने दिमाग को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग के अंदर पहले से इस चीज को फिक्स कर रखा है। प्राग्मेटिज्म होता है यूटिलिटी पे बेस्ड। प्राग्मेटिज्म में आप लर्निंग बाय डूइंग देखते हो, आप ये देखते हो कि कौन सी चीज का आपको फायदा हो और कौन सी चीज का आपको नुकसान हो।
कौन सी चीज का आपको फायदा हो रहा है और कौन सी चीज का नुकसान हो रहा है, वो आपका प्रैग्मेटिज्म में आ जाता है। और एम्पिरिज्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस। जैसे एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में अपने बात किया था, एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में भी हमने बात किया। यस, दीज आर द कांसेप्ट ऑफ पियाजे। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, अब आपने ना कल घर से पहले इसको पढ़ के आना है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, यही रह गया इसके अंदर। उसके बाद स्टेजेस वगैरह हैं, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि अब बेसिक जितने भी टीचिंग के फंडामेंटल वो सारे क्लियर हो गए। टीचिंग के भी 4-5 क्लासेस और आएंगे, ठीक है। टीचिंग काफी लेंथी यूनिट है, तो टीचिंग को काफी डिटेल में पढ़ना है, इन डेप्थ तरीके से पढ़ना है, तो अभी इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आज जितने भी कांसेप्ट आप लोगों को पढ़ाए हैं, इन सारे कांसेप्ट को रिवाइज करके आइएगा। एक्जिस्टेंशियलिज्म को टीचिंग से ऐसे रिलेट करते हो ना कि बच्चे की अपनी एक्जिस्टेंस है यार, मैं आप पे कुछ बात थोप थोड़ी सकता हूं। अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि तुम सिर्फ मेरी क्लास दो, तुम किसी और की क्लास नहीं देख सकते, तुम्हें सिर्फ मेरी क्लास देखनी है, नहीं बोल सकता मैं आपको, क्योंकि आपकी पर्सनल एक्जिस्टेंस है यार। मैं कौन होता हूं आपको ये बात कहने का, और आप क्यों मानोगे मेरी बात को? समझ लो ना, कि मैं ऐसे बोलूं कि नहीं तुम सिर्फ मेरी क्लास देखोगे, किसी और क्लास में गया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी अपनी फ्रीडम। मुमताज, इस कोर्स को बेटा कल ही शुरू हुआ, पहले इसको देख लीजिए, इससे पहले वाले कोर्स को आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो, यू कैन कवर फ्रॉम रिकॉर्डिंग्स। आज और कोई क्लास नहीं है, आज अभी 2 बजे पेपर 2 की क्लास होगी, कल शाम को 7 बजे से आपकी रिसर्च की, कल और परसों शाम को 7 बजे रिसर्च की क्लासेस है, उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। अपडेट्स में डाउट्स के लिए ऑप्शन होती है, वहां पर आपको पोस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर अपने डाउट्स डाल सकते हो, बिकॉज लाइव क्लास में डाउट लेना पॉसिबल नहीं होता, तो डाउट सेशन में लिए जाएंगे, अपडेट्स में जाइए, वहां पे अपने डाउट्स पोस्ट कर दीजिए। बाय।